नया कानून, सादत हसन मिंटू। आज़ादी के दीवाने मंगो कोचवान की कहानी। मंगो कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था। गो इसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और इसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे की वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगो की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थी। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगो ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो इसने गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर मदबराना अंदाज में पेशगोई की थी। देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। जब गामा चौधरी ने इससे ये पूछा था कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगो ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में और कहाँ। स्पेन की जंग छिड़ी और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगो की बड़ाई का इतराफ कर रहे थे। और उस्ताद मंगो इस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। इस रोज शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो इसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तिमतमाया हुआ था। होके का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगो ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाब कर बड़ी मुफ्किराना लहजे में कहा, ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और इस दरवेश ने जलकर ये बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगी। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहे तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा, या वो रूस वाला जिसके बाबत मैंने सुना है कि बहुत तकड़ा आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल ही गया कि पीर ने ये बद्दुआ दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगो को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी और इस नफरत का सबब वो ये बतलाया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर इसके तनफर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे इसे बहुत सताया करते थे। वो इसके साथ ऐसा सलूक करते कि गोया वो एक जलील कुत्ता है। इसके अलावा इसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख सफेद चेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झल्ली खुल खुल कर झुर जाती है। जब किसी शराबी गोरे से इसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन इसकी तबीयत मकदर रहती और वो शाम को अड्डे में आकर हल मारकर सिगरेट पीते या हुक्के की कुश लगाते हुए इस गोरे को जीभ भरकर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर क्या करता था, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन हिंदुओं की औलाद ने, यूं रोब गांठते हैं गोया हम इनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक इसका कोई साथी इसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार। एक धब्बे की मार और गटपट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहल तो जी में आई कि इस मलून की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरतूत को मारना अपनी हतक है। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता। कसम है भगवान की, इन लाट साहिबों के नाच उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खोलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले। तेरी कसम, जान में जान आ जाए। और जब एक रोज उस्ताद मंगो ने कुचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और इनकी गुफ्तगू से पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का नफाज होने वाला है, तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन
यानी इंडिया एक्ट के मुतालिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा या हर चीज बदल जाएगी। हर चीज तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक कोई नया कानून पास होगा? ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। इन मारअड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगो के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर इस रोज वो बार बार पीछे मुड़कर मारअड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा, जरा हवा से बातें करके दिखा। मारअड़ियों को इसके ठिकाने पहुंचाकर इसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर 8 सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूंछों को मुंह में दबाकर इसको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हद तेरी ऐसी के तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफे मामूल इसे वहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी न मिल सका। ये देखकर इसके सीने में एक अजीबो गरीब तूफान बर्पा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। 8 घंटे तक वो चाबक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। इसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के नफाज की खबर ने इसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर फिक्र कर रहा था। इसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा, क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था और इसके तमाम जिस्म में मुसरत की एक लहर दौड़ा रहा था। कई बार अपनी घनी मूंछों के अंदर हंसकर इसने मारवाड़ियों को गाली दी। गरीबों के कुटिया में घुसे हुए खडमल, नया कानून इनके लिए खोलता हुआ पानी होगा। वो बेहद मसरूर था, खासकर उस वक्त जब इसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती, जब वो ख्याल करता कि गोरों सफेद चूहों, वो उनको इसी नाम से याद किया करता था कि थूथनियां नए कानून के आते ही बिल्लों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जब नथु गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर इससे मिला और इसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाए। और ये कहकर मंगू ने बड़े मजे ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें करना शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू में इसने कई मर्तबा नथु गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ न कुछ जरूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निजाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था और इसे वहां के नए कानून और दूसरी नई चीजें बहुत पसंद थी। इसीलिए इसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने निजाम में जो नई तब्दीलियां होने वाली थी, वो इन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्खपोशों की तहरीक जा रही थी। मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ गलत मलत कर दिया था। इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फलां शहर में बम साज पकड़े गए हैं या फलां जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया है, तो इन तमाम वाकयात को नए कानून का पेशखीमा समझता और दिल ही दिल में खुश होता। एक रोज इसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े जोर से तबादला ख्याल कर रहे थे और वो खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। इनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सका। फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक न सुनी न देखी गई। सियासी नजरिया से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, इसमें बेशतर अल्फाज अंग्रेजी के थे, इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा और इसने कहा, ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि इनका वतन आज़ाद हो। चनाचे इस ख्याल के जेर असर इसने कई मर्तबा इन 2 बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से देखकर कहा, टूडी बच्चे। जब कभी वो किसी को दबी जुबान में टूडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता कि इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है।
और ये कि वो शरीफ आदमी और 2D बच्चे की तमीज करने की अहलियत रखता है। इस वाक़े के तीसरे रोज वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने टांगे में बिठाकर मसनद जा रहा था कि इसने इन 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना। नए आइन ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर साहिब असम्बली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत जरूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगह और निकलेंगी, शायद इसे गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, इनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी और इसको ऐसी चीज समझने लगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून, वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज, और हर बार इसकी नजरों के सामने अपने घोड़ों का वो साज आ जाता जो इसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से अच्छी तरह ठोक बजाकर खरीदा था। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दिलखशां और ताबा होना जरूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के खिलाफ और इसके हक में बहुत कुछ सुना, मगर इसके मुतालिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा और इसको यकीन था कि इसकी आमद पर जो चीजें नजर आएंगी इनसे इसकी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी थे। मौसम खिलाफ मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर घोड़े को जूता और बाहर निकल गया। इसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। इसने सुबह के सर्द धुंधलके में कई तंग और खुले बाजारों को चक्कर लगाया, मगर इसे हर चीज पुरानी नजर आई, आसमान की तरह पुरानी। इसकी निगाहें आज खास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय इस कलगी के जो रंग बरंग के परों से बनी थी और इसके घोड़ों के सर पर जमी हुई थी, और सब चीजें पुरानी नजर आती थी। ये नई कलगी इसने नए कानून की खुशी में 1 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। घोड़े की टापों की आवाज, काली सड़क और इसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाई हुई बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, इसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरों की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज नहीं थी? जाहिर है कि कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी सब बंद हैं। इसे ख्याल से इसे तस्कीन थी। इसके अलावा वो ये भी सोचता था, हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। अब इससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा? जब इसका टांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज की घड़ियाल ने बड़ी रऊनत से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को ना जाने इनके कपड़े मैले मैले से क्यों नजर आए। शायद इसकी वजह ये थी कि इसकी निगाहें आज किसी खैरकिन जलवे को नजारा करने वाली थी। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ गई थी। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइश चीजें शीशे की अलमारी में लोगों को दाबते नजारा दे रही थी और बिजली की तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीजों में कोई दिलचस्पी न थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक इसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो इसने 4-5 महीने बड़ी बेकरारी से गुजारे थे। इसको यकीन था कि बच्चा किसी न किसी दिन जरूर पैदा होगा, मगर वो इंतजार की घड़ियां नहीं काट सकता था। वो चाहता था कि अपने बच्चे को सिर्फ एक नजर देख ले, इसके बाद वो पैदा होता रहे। चनाचे इस गैर मतलूब ख्वाहिश के ज़ेरे असर इसने कई बार अपनी बीमार बीवी के पेट को दबा दबा कर और इसके ऊपर कान रखकर अपने बच्चे के मुतालिक कुछ जानना चाहा था, मगर नाकाम रहा। एक मर्तबा वो इंतजार करते करते इस कदर तंग आ गया था कि अपनी बीवी पर बरस पड़ा, तू हर वक्त मुर्दे की तरह पड़ी रहती है, उठ जरा चल फिर, तेरे अंग में थोड़ी सी ताकत तो आए, यूं तख्ता बने रहने से कुछ ना हो सकेगा। तू समझती है कि इस तरह लेटे लेटे बच्चा जन्म देगी? उस्ताद मंगू तबन बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ था। वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का ख्वाहिशमंद था, बल्कि मुतजस्सिस था। इसकी बीवी गंगा देवी
इसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आम तौर पर ये कहा करती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और प्यास से निढाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू ने कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि इसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक इसी तरह जैसे वो गांधी या जवाहरलाल के जलूस का नजारा करने के लिए निकला करता था। लीडरों की अजमत का अंदाजा उस्ताद मंगू हमेशा इनके जलूस के हंगामों और इनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नजदीक तो बड़ा आदमी था, और अगर किसी लीडर के जलूस में भीड़ के पास 2-3 फसाद होते रह जाएं तो इसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन की इसी तराजू में तोलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने टांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास इसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद इसने अपने घोड़े को चाबक दिखाया और दिल में ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को इसके मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और पिछली नशिस्त के गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या इसे किसी बीते हुए वाक्य पर गौर करना होता था तो वह आमतौर पर अगली नशिस्त छोड़कर पिछली नशिस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बागी दाएं हाथ की गिट्ट लपेट लिया करता था। ऐसे मौके पर इसका घोड़ा थोड़ा सा हिलने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया इसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, इसी तरह उस्ताद मंगू के जहन में नए कानून के मुतालिक नए क़यासात दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। वो इस काबिल गौर बात को आइन की जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। वो इस सोच विचार में गर्क था। इसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने इसे बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से इसे सड़क के इस तरफ दूर बिजली के खंबे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो इसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब इसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो इसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा हो गए। पहले तो इसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो न दे और इसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में इसको ख्याल आया कि इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कुल्की पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं, इसकी जेब ही से वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर इसने घोड़े को चाबक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंबे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर इसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे, साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंज़ी अंदाज था। साहिब बहादुर कहते वक्त इसके ऊपर की मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल की इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथों से थोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई। गोया किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी हो। इसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर इसने गोरे को सीने की आग में जलाकर भस्म कर दिया था। जब गोरे ने जो बिजली के खंबे की ओर में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर टांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू की और इसकी निगाहें चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि बेक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई और आपस में टकराकर एक आतिश बगोला बनकर ऊपर को उड़ गई। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर टांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े घोड़े को जो यूं देख रहा था गोया वो इसके वजूद के जरे जरे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीजें छाड़ रहा है। गोया वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये लफ्ज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और इसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। इसने ये लफ्ज अपने मुंह के अंदर ही अंदर बड़बड़ाए और साथ ही से पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो इसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस इसकी झड़प हुई थी और इस खामखा के झगड़े में इसका बास गोरे के दिमाग पर चढ़ी हुई शराब थी। इसे तूअन करहा बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता
बल्कि इसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसले की बिना पर खामोश हो गया था। इसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नस्ला आम तौर पर कोचवानों पर ही गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी, किराया 5 रुपए होगा। उस्ताद मंगू की मूंछें थरथराई। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपए? क्या तुम? हाँ 5 रुपए। ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भंजकर एक वजनी घूंसे की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार की बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नजर रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई नजरअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि इसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसला अफसा ख्याल के जेर असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छुरी से उस्ताद मंगू के तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। ब्लेड की ये पॉलिश की हुई पतली छुरी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मर्तबा छुई। इसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कद गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से इसे पीस डालना चाहता था। फिर इसका घूंसा कमान में से तीर की तरह ऊपर को उठा और चश्मे ज़दन में गोरे की ठोडी के नीचे जम गया। धक्का देकर इसने गोरे को परे हटाया और नीचे उतरकर इसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशदर और मतहीर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की और जब देखा कि इसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है और इसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं, तो इसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी चीखों पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया और वो गोरे को जीभ भरकर पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़, फू, 1 अप्रैल को भी वही अकड़, फू, अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू इन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। इसकी चौड़ी छाती फूली सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमा की तरफ देखकर वो हाँफती हुई आवाज में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानित कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता और कभी हजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो? कानून वही है पुराना, और इसको हवालात में बंद कर दिया गया।